गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पज से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए। देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना मन है, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, एक क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस कर लिया, तो एक क्वेश्चन के बाद फिर चलते हैं आगे। तो हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा। तो यूनियन एंड टेरिटरी में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो देखा जाए क्या है। हाँ भाई क्या खुद से अब है, देखते हैं कि कहा गया कि स्टेट्स इन दिस फेडरल सिस्टम शेयर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विथ सेंटर। सेंटर के साथ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर स्टेट का पहले से बता चुका हूं मैं। वाइल यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट that is governed by president acting through an, अब देखें, एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर ऐसे आते हैं। तो हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल होता है। पहले चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, या प्रोविजन है, पर चीफ कमिश्नर अभी किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट, सेंटर एक तरह से कह सकते हो डायरेक्ट रूल करती है, एडमिनिस्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज गवर्न बाय प्रेसिडेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सारे यूनियन टेरिटरी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहां के लिए कोई ना कोई पर्सन डेजिग्नेट किया गया है, रखा गया है, उसे बोला गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अब है बताता हूं कहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंसेप्ट है और कहां यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर का कंसेप्ट है। तो देखें इसके बारे में और मैं डिटेल बताऊंगा, पहले यहां अभी जो है वो बता दूं। एडमिनिस्ट्रेटर जो है अभी इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरीज है टोटल है। तो 8 में से देखें एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जान ले, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ, दिल्ली का न्यूज अक्सर आता रहता है, दिल्ली में कैसे स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हो या जो वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कैसे हमेशा खटपट मचती रहती है। न्यूज में अक्सर आता रहता है कि ये बिल गया, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर डिले करते हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना होता है कि जो आप बिल ला रहे हो या जो हमें दिए हो, जो प्रपोजल आप लाए हो या जो पॉलिसी लाए हो वो सही नहीं है, इसमें ऐसे मॉडिफाई करना चाहिए, या इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे न्यूज में अक्सर ये टसन जो चल रही है आती रहती है, जो ये टसल है। तो दिल्ली का पता है, पुडुचेरी में भी पहले न्यूज में अक्सर आते रहता था कि पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे नारायण स्वामी। तो वो भी अक्सर कंट्रोवर्सी का काफी पीरियड चला, तो अक्सर न्यूज में आती रहती थी कि चीफ मिनिस्टर के जो डायरेक्शन है या वहाँ चीफ मिनिस्टर कुछ स्कीम लाना चाहते तो उसके अगेंस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी किरण बेदी होती थी, फाइल पर साइन नहीं होता था। कौन सही था कौन गलत था हमें अभी इसमें जाना नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ न्यूज बता रहा हूँ ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़ेगा, कहाँ वैसे था, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ न्यूज में था ही, दिल्ली में था ही, पुडुचेरी में था ही, ठीक। बाकी जो अंडमान निकोबार है एंड अंडमान निकोबार के बारे में ज़्यादा कुछ न्यूज में ऐसे कुछ चर्चा में नहीं रही। तो
एंड एक है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को पहले आपको पता ही है कि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जस्ट अभी इलेक्शन हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंसेप्ट है। जम्मू एंड कश्मीर की डिमांड है बार बार कि हमें स्टेटहुड दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें यूनियन टेरिटरी अभी तक बना रखे हो, हमें राज्य बनना है, राज्य चाहिए, जैसे पहले स्टेट हम थे। एंड लद्दाख जो JNK से जो डिवाइड होकर कह सकते हो स्प्लिट होकर लद्दाख एंड JNK बना, लद्दाख में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ। बाकी जो बचा तो जो कौन बचा, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, उसे तो दमन दीव के साथ ही मर्ज कर दिया गया है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। एंड लक्षद्वीप किधर है, इंडिया के जो प्रॉपर ज्योग्राफिकल जो मैप है उसके वेस्ट में। लोकेशन तो पता ही है ना, लक्षद्वीप का लोकेशन क्या है, अरेबियन सी में आता है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटर का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट का है या एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है वहाँ। अब देखें, जैसे हेड ऑफ स्टेट, जैसे किसी स्टेट का, राज्य का स्टेट क्या हेड जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड किसे माना गया है, गवर्नर को। लेकिन ये जो स्टेट है ना, मतलब सॉरी यूनियन टेरिटरीज है ना, इनके एग्जीक्यूटिव हेड है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जो गवर्नर का स्टेट में रोल है वहां उस वैसा रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर का ना होके, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर गवर्नर के कंपेयर में उस यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में ज्यादा है। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर है उस यूनियन टेरिटरी के लिए, गवर्नर जो उस किसी स्टेट के लिए है, तो जो गवर्नर की जो पावर उस स्टेट के लिए है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की पावर जो यूनियन टेरिटरी के लिए है, इनकी पावर ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ गवर्नर। क्यों? गवर्नर को कहीं न कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस पर वर्क करना है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो हैं वहाँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब असेंबली नहीं है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले जो हैं वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। लद्दाख में चीफ मिनिस्टर का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, अंडमान निकोबार में नहीं है, असेंबली नहीं है, वहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर ज़्यादा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है इन पर कोई बाइंडिंग नहीं है, इनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। अल्दो गवर्नर को भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जब मैं कभी गवर्नर पढ़ा होगा तो अलग बात होगी। जैसे कि गवर्नमेंट फॉर्म सरकार बनाने में अगर कोई मेजॉरिटी नहीं आती है तो किसी को अपॉर्चुनिटी देना, ज़्यादा कुछ बिल को होल्ड करके रखना, प्रेसिडेंट या उस पर एसेंट नहीं देना, या कुछ बिल को होल्ड करके इसलिए रखना कि प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेजना, वो सब डिस्क्रिशनरी पावर है। यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर बिल से ज्यादा, और एग्जीक्यूटिव मामले में भी, एग्जीक्यूटिव मतलब वहाँ मतलब कह सकते हो कार्यकारी मामले में भी कह सकते हैं। तो जैसे देखें तो एग्जीक्यूटिव मामले में बस अभी बताता हूँ, उसमें ज़्यादा पावर है। जैसे कुछ काम या कुछ डिसीजन लेना है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का आप कह सकते हो कि परमिशन कंपलसरी है। अगर उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परमिशन नहीं दी तो आगे वो स्कीम, पॉलिसी, ऑर्डर ये इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है। तो क्या पावर है कुछ बाद में मैं ऐसे अभी कुछ डिस्कस करूंगा। अभी क्या है, थोड़ा डिफरेंस क्या है तो ये बताया। तो इसके अलावा और भी मैटर में है, तो ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये जानने कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कुछ स्पेशल पावर उस यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में दी गई है कि सोल डिस्क्रिशन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उनकी डिस्क्रिशन के आधार पर। उसमें ये और मैटर है कि वो प्रेसिडेंट की सुनेंगे, और प्रेसिडेंट किसकी सुनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मतलब जिसकी गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, यानी अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहेगा तो अल्टीमेटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को ही फॉलो करेगी। बार बार होता है ना कि
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली में है वो बीजेपी के आदमी है, क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट सेंटर में है तो बीजेपी की सुनते हैं। ऐसा कौन? आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है वो बोलते हैं हमें बीजेपी आम आदमी पार्टी इससे कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे देखिए कौन किसका रिप्रेजेंटेटिव है, कौन किसकी कोई भी कार जिस यूनियन टेरिटरी में हो रही है तो किसका दबदबा ज्यादा है, किसकी ज्यादा वर्चस्व है, किसकी ज्यादा चल रही है, किसके डायरेक्शन पे यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरी का रूल किया जा रहा है। तो ये हुआ। अब देखें एग्जीक्यूटिव, मैं बार बार बोल रहा था एग्जीक्यूटिव हेड या एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है। लेजिस्लेचर मतलब कहने का मतलब एमएलए एमपी जो लेजिस्लेचर कहला, लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लेजिस्लेचर कहलाते हैं। कानून बनाने वाला विधायिका बोलते हैं। एक कानून बनाया, ठीक है, उस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, उस कानून को इम्प्लीमेंट पूरे मतलब उस टेरिटरी में जो टेरिटरी उस कानून के अंदर आते हैं, जैसे स्टेट के लिए जो लेजिस्लेशन बनेगा, लॉ बनेगा, स्टेट टेरिटरी में अप्लीकेबल होगा। सेंटर के लिए क्या होगा, पूरे सेंटर में अप्लीकेबल होगा। ऐसे उस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या नियम होने चाहिए, रूल होना चाहिए, बाई लॉ साइड से और क्या कानून होना चाहिए, रेगुलेशन कैसे किया जाए, क्या ऑर्डर पास किया जाना चाहिए, तो वो चीज इंप्लीमेंट करवाना कहलाता है एग्जीक्यूट कराना। समझ गए? उसको एग्जीक्यूट करवाना कहा जाता है, कार्यान्वित करवाना कहा जाता है उसको। समझ गए? तो ये काम कौन करेगा? ये काम करवाने का काम क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। इनका काम है एग्जीक्यूट कराना, क्या, जो कानून बनाया गया है अल्टीमेटली उसको इंप्लीमेंट करवाना, वो हुआ एग्जीक्यूटिव कहलावा, एग्जीक्यूटिव वर्क हुआ। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो यहां तक इतना। अब देखें, अब है पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी को आपको पता है कि ये क्या था, एक फ्रेंच टेरिटरी था। 1954 में 1954 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये टेरिटरी इंडिया को सीट कर दी, हैंड ओवर कर दी, सौंप दिया। उसके बाद है जो 61 ये इसको पुडुचेरी को एक वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया और वो वहाँ का चला रहा था एडमिनिस्ट्रेशन। 62 के आसपास इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया पुडुचेरी को, और एक साल बाद पुडुचेरी को अपना लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो ये है 1963 जो मेंशन है 63। अभी दिल्ली को क्या है, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी ये 1956 से ही था, 1956 से ही। जब 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ, मेजर चेंजेज आए। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा। तो उस समय से ही दिल्ली यूनियन टेरिटरी था, लेकिन यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट ऐसे नहीं था। तो 1992 में ईयर सिर्फ जानने की जरूरत है आसपास। तो उस समय पुडुचेरी को असेंबली प्रोवाइड की गई, वहाँ भी एमएलए होंगे, इलेक्शन होगी, चीफ मिनिस्टर होंगे ये। एंड जम्मू कश्मीर को कब, जब रिसेंट अभी देखा 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, स्पेशल स्टेटस खत्म कर दी गई 370, उस समय ही प्रोविजन था कि यहाँ इस यूनियन टेरिटरी में असेंबली होगी, चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन 5 साल ऐसे ही चलता रहा। अभी रिसेंट 2024 में इलेक्शन हुआ, वहाँ असेंबली वहाँ कंप्लीट फंक्शनल हुई, मतलब इलेक्शन हुए, एमएलए बने, चीफ मिनिस्टर बने। तो जेएनके का 2024 में कह सकते हो क्या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ कंस्टिट्यूट हुआ। तो ये है पुडुचेरी। अब देखें, बस ऐसे ही मैंने इमेज रख दी है कि ये पुडुचेरी का लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हम लोग बाहर से, मैं भी जब पुडुचेरी में मैं जब रहा करता था, तो ये बीच जो वहाँ पुडुचेरी तो ऐसे भी कोस्टल टेरिटरी है या कोस्टल यूनियन टेरिटरी कह सकते हो। तो ये समुद्र किनारे बीच के पास ही वहाँ असेंबली है ये।
हम लोग बाहर से जाते थे, बड़ी सी गेट होती थी, बाहर से सिर्फ देखते थे, हाँ वाइट 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 ये सब बिल्डिंग है, पूरे पेड़ पौधा, बड़ा सा कैंपस। क्रॉस करते हुए अपना समुद्र के बीच के किनारे गए, वहाँ बैठे, एंजॉय किया, कुछ कुछ खाए, गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम बेचते थे, ऐसे ऐसे, वो सब बहुत पहले की बात है। तो जब जिपमर की बात, उसमें एक बात कर रहा हूँ। तो ये देखे, ये है हमारा दिल्ली का असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सिविल लाइन एक एरिया है, सिविल लाइन आप मेट्रो स्टेशन भी है उसके आसपास में है ये। और ये है JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आया, इससे पहले चलते हैं यहां तक, देखें यहां अब है जो मैं बता रहा था, यहां दिल्ली एंड पुडुचेरी के बारे में। तो ये सब यूनियन टेरिटरी है। यूनियन याद करो, यूनियन टेरिटरी के बारे में जो आर्टिकल्स है या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से पार्ट में मेंशन है, कौन से पार्ट में, तो बताया था पहले। तो आर्टिकल 239 टू 242 ये इस आर्टिकल के बीच में, और ये कौन सा पार्ट 8 में यूनियन एंड इस टेरिटरी के बारे में है ना, इसके बारे में। तो जो चार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्ट था वहां जाके देखोगे। लेकिन मैंने उस समय ही बोला था कि आपको पूरा ये मेमोराइज होना चाहिए कि ये पार्ट में कहाँ से कहाँ तक क्या आर्टिकल के बारे में इसमें मेंशन है। तो वहां मैंने 239 242 वो दिखाया था। 239 से पहले क्या है, 238। 238 क्या है, कोई आर्टिकल में क्या है मेंशन, ये रिपील किया हुआ है, रिपील कर दिया गया है 238 आर्टिकल। आपका वर्क है कि 238 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड था, भले एग्जाम में ना पूछे, रिपील हो गया। कौन जानता है, पूछ भी सकता है कि आर्टिकल 238 जो है तो इसमें क्या प्रोविजन मेंशन था जो अभी रिपील कर दी गई है। 238 जो था, तो 238 से पहले जो क्या है, स्टेट्स के बारे में है। स्टेट से पहले क्या है, यूनियन के बारे में है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उससे पहले क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। उससे पहले क्या है, DPS। उससे पहले क्या है, फंडामेंटल राइट। उससे पहले क्या है, सिटीजनशिप। उससे पहले क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है। तो आर्टिकल 1 to 4 जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं, तो ऐसे आपको जानने की जरूरत है कौन से पार्ट से कहां तक है, तो ये बताया मैंने। अब देखें दिल्ली को क्या है कि पौंडीचेरी को और दिल्ली को स्पेशल पावर है कि स्पेशल क्या, JNK को भी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, यह है एडमिनिस्ट्रेटर है, ये है सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली का मैटर बहुत पेचीदा चला, बहुत कंट्रोवर्सी में या न्यूज में रही, इसलिए रहा कि जो यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट थी उन्होंने कोर्ट में उन्हें पिटीशन ले गए कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने हमें चुना है कि हम सही तरीके से एडमिनिस्टर करें, और अगर हम काम सही तरीके से नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, जनता पब्लिक वोट देगी और इस सरकार को हटाएगी। हम अल्टीमेटली लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो लोगों के बीच में जाकर हमें जवाब भी देना है, क्योंकि हमें वोट भी तो लेना है ना, वोट लेना है तो जवाब देना है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको ना कोई इलेक्शन होता है ना कोई एग्जाम होता है, तो किसी भी पर्सन को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकता है सेंटर चाहे तो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है नहीं। वो अलग बात है कि हाँ भाई ऐसा नहीं है किसी को उठाकर बना दिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ऐसे रह चुके हैं, ऐसे पर्सन को ही अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसे लेमन को नहीं कि भाई कभी वो क्या कैसे सिस्टम चलता है, कैसे फाइल होती है, कैसे प्रोसीजर है, कुछ पता ही नहीं है, और ऐसे ही बैठा दिया तो वो तो कर नहीं पाएंगे, बार बार किसी और से पूछना पड़ेगा। करने के लिए तो कर भी ले, ऐसा क्या है, जब चीफ मिनिस्टर जो ना पढ़ा हो या बहुत कम पढ़ा लिखा हो, जो वो स्टेट चला सकता है, तो ये क्यों नहीं भाई है ना। तो जनरली इन जनरल वे अपॉइंट उसे करते हैं जो जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल हो। तो उनकी जो पिटीशन क्या थी कि भाई हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें लोगों के बीच में जवाब देना है, तो पावर चीफ मिनिस्टर को ज्यादा होना चाहिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ज्यादा होना चाहिए बजाय कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट हर चीज में उन्हें उनसे परमिशन लेनी है, अगर वो फाइल पर साइन ना करे
तो जैसे गवर्नर को अल्टीमेट है कि साइन करना ही करना है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया है तो वो फाइल लौटाते हैं, दोबारा जाता है तो साइन करना ही करना है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो ना करे चाहे तो करे। ऐसा बहुत सारे मैटर में आप कितना भी हाँ पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब हाँ करके गए तो भी वो ना कर सकते, ऐसा मतलब ये जानो अभी। या सिविल सर्वेंट या वहाँ जो ग्रुप ए ऑफिसर हैं यूनियन टेरिटरी में, उसका अपॉइंटमेंट करना, प्रमोशन करो, पोस्टिंग देना, ट्रांसफर करना या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, तो वो सब डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। वो सुनता भी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का, क्योंकि वो उन्हीं के अंडर कर रहा है, चीफ मिनिस्टर के अंडर कर नहीं रहा, चीफ मिनिस्टर के सुनता ही नहीं है। तो मैटर कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेट डिसीजन ये दिया कि हाँ भाई ये तो सही बात है, रिप्रेजेंटेटिव ये है, लोगों के बीच ये जवाब देना है, तो पावर अथॉरिटी ज़्यादा चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, जिसकी गवर्नमेंट है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, या कहो सेम बात है, चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, बस इतना जानो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो जजमेंट दे दी तो उसके कुछ दिनों बाद ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट लाया, और ऑर्डिनेंस देकर उस जजमेंट को पलटने के लिए कि अल्टीमेटली ज्यादा पावर चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रखा। फिर एक कहते फिर एक बिल लाई गई या एक्ट बनाया गया उसको, तो कहते हैं उसको नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया। तो नेशनल कैपिटल आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सिविल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ऐसे नाम से एक एक्ट है, बस अभी ये जानना है। उन्होंने एक एक्ट लाया, उस एक्ट के जरिए उन्होंने ये प्रोविजन ऐसा रखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर कहीं चीफ मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा रही, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या एग्जीक्यूटिव पावर कहो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा दी गई, या पहले से और कंपेयर में ज़्यादा। और साथ में कुछ प्रोविजन थोड़ा मैं बता दूं, जैसे कि क्या अगर किसी ऑफिसर को ग्रुप ए ऑफिसर का पोस्टिंग ट्रांसफर ये सब के लिए कोई कमेटी बनानी है, तो उस कमेटी के 3 मेंबर होंगे, एक चीफ मिनिस्टर, एक चीफ सेक्रेटरी, एक होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी, उसी यूनियन टेरिटरी के। लेकिन चीफ होम जो सेक्रेटरी है उनको अपॉइंट कौन करेगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगी, और एक कमेटी चूज करेगी पर्सन को, मतलब ग्रुप ए ऑफिसर को, जो भी हो ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे मामले में चूज करेगी। अब देखें चूज करेगी, लेकिन 3 लोगों में से अगर 2 लोग भी अगर मीटिंग में बैठ कर जो डिसीजन ले लिए तो भी माना जाएगा कि डिसीजन ले लिया गया। तीसरा अब्सेंट हो तो भी 2 पर्सन अगर कोरम में, उस कोरम में मतलब उस मीटिंग में कमेटी में है कोई डिसीजन लेने के लिए मीटिंग में, तो भी माना जाएगा कि हाँ डिसीजन पूरी कमेटी ने मिलकर लिया है, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो उनके डिसीजन को माने या न माने। तो अब देखें दोनों आदमी जो हैं किसके आदमी हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के। वो डिसीजन जो भी या कोई भी बनाएंगे या जो भी पर्सन को चुनेंगे, जो वो कहेंगे वो चुनेंगे। तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं। क्या रहा? नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर अगर कभी एक पल के लिए जो 2 फाइनेंस सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी आए मिलकर चीफ मिनिस्टर ने कैसे 60 गांठ कर ली, भाई मना ली कि देखो वो पर्सन अच्छा उसको रहना चाहिए, तो हमारे पास रहो, हमारी बात सुनो, उनकी बात मत सुनो, बाद में मैं तुमको रिटायर होने के बाद कुछ भी एडवांटेज दूंगा, या वो गलत कर रहे हैं मेरी तरफ रहो। दिल पिघल के इनके तरफ आ ही गया चीफ मिनिस्टर की तरफ, तो भी उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर है कि इनके जो कमेटी ने जो डिसीजन दिया है उसको माने या ना माने, उनकी मर्जी फिर भी है हो ये। तो एक तो पूरे जो ग्रुप ए ऑफिसर पर अल्टीमेट कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो ग्रुप ए ऑफिसर जो एक्सेप्ट इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, तो आईपीएस जो रहेंगे उस पर किसका कंट्रोल रहेगा? होम मिनिस्ट्री का रहेगा। होम मिनिस्ट्री किसका रहेगा? होम मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यूनियन होम मिनिस्ट्री की। अल्टीमेटली उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी सरकार है, तो अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके आदमी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी है। तो ये पूरी ये सब दिल्ली में ऐसे चल रही थी, ये अभी भी है ही ऐसा सेम चीज। बार बार बोलती है स्टेट गवर्नमेंट कि मैं ये रोड बनाने के लिए फाइल जाती है और फाइल रिजेक्ट करते हैं कि इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फंड इसमें यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, तरह तरह की बहुत सारी बातें ऐसे। तो दिल्ली का ये है। अब देखें तो ऐसे बहुत सारे मैटर में है कि जैसे कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ना, मैं बताया था कैसे प्रेसिडेंट रूल
कि वहाँ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो डायरेक्शन दिया गया वो फॉलो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे लेजिस्लेट करना है, उसको फॉलो स्टेट नहीं कर रही है, तो उस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। उसके अलावा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फेलियर है। उसके अलावा सेंटर कोई डायरेक्शन दे रही है कि ऐसे तरह इस तरीके से काम करना है, आप वो चीज़ को फॉलो नहीं करते हो सेंटर के डायरेक्शन को कंटिन्यूसली, और कहीं ना कहीं उससे सिचुएशन खराब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर, पीस, हारमोनी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बातें। तो सिचुएशन खराब हो रही है, लोग परेशान हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं, डेमोक्रेसी डेंजर में है, तो उस ग्राउंड पर भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो ऐसे भी यूनियन टेरिटरी में ऐसे होगा तो असेंबली को टोटली डिजॉल्व कर दिया जा सकता है, डिजॉल्व, खत्म, भंग, और वहां प्रेसिडेंट रूल तो है ही, तो असेंबली डिजॉल्व करके, कंप्लीटली डिजॉल्व करके, फुल्ली जो भी चीफ मिनिस्टर को जो थोड़ा बहुत पावर बचा हुआ था, कंप्लीट पावर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अल्टीमेटली किसको देंगे, किसके थ्रू करेंगे काम, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। तो यूनियन टेरिटरी में भी ऐसा प्रोविजन है। तो ये है इस, तो पुडुचेरी के लिए ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्सेप्ट बताया, और वहाँ, और जेएनके में तो है ही। जेएनके में अभी कंट्रोवर्सी उतनी उठी नहीं है, बाद में उठेगी तो न्यूज में आएगा ही, पढ़ोगे ही। तो ऐसे जैसे मैंने बताया, इससे जब आएगा तो कोरिलेट कर पाओगे। तो इसमें कुछ और देखता हूँ, कुछ बताने वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़, खैर बीच में आगे आएगी तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, कभी कुछ आता है तो। तो उसका नाम था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये नाम था। तो अब देखिए, वो दिखा दिया। अब कहते हैं बीइंग ए सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। तो वो आर्टिकल पहले फर्स्ट आर्टिकल में ही था, इंडिया एक्वायर कर सकती है फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड्स, जैसे नियम बनाए गए हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। तो इंटरनेशनल लेवल पर लॉ बने हुए हैं, तो उसमें हमें अभी नहीं जाना है। जैसे है ना कि आपका जो सिंपल से बता रहा हूँ, जो अगर कोस्टल कोई कंट्री है, उसके आसपास जो बॉर्डर से, मतलब आपका तो लैंड से सी के साथ उसका बॉर्डर, या सी के साथ उसकी टेरिटरी मर्ज होती है। जैसे कि इंडिया के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में क्या है, अरबियन सी। तो समुद्र के कितने एरिया तक इसका कंट्रोल होगा उस कंट्री का, पूरा उसके पास में, उधर भी जैसे एक कंट्री यहाँ है, इधर समुद्र है या ओशियन है, उधर कंट्री है, तो ये कहाँ तक इसका अपना टेरिटरी कहलाएगा ओशियन में भी। ज्योग्राफिकल जो है या का टेरिटोरियल लैंड है, या लैंड जो कहो, तो वो तो आपका है ही। समुद्र में कहाँ तक आपका कब्जा होगा, कब्जा मतलब वो एरिया आपके अंडर होगा। तो उसके लिए बनाया गया कि 200 नॉटिकल माइल्स में होगा, वो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होगी। उस जोन में आप मछली मारो, आप पोर्ट बनाओ, और जो भी काम करना, उस जोन आपका स्पेसिफिक है। तो उस जोन से कोई भी अगर शिप जाती है तो उससे आप टैरिफ ले सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि इधर से आप नहीं जा सकते, उसके बियॉन्ड आप जाके कैसे भी जाओ, मना नहीं है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। ऐसे आप यूनाइटेड नेशन का लॉ है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो इंटरनेशनल लॉ है कि आप किसी कोई टेरिटरी को कैसे, या तो ऑक्युपाई कर, मतलब कोई आपको देता है तो वो ऐसे आप टेरिटरी ले सकते हो किसी से। तो कोई टेरिटरी आपको क्यों देगा, कैसे देगा, तो उसके लिए ट्रीटी होगी, संधि होगा, किसी से खरीद सकते हो, गिफ्ट कोई आपको दे दे, या किसी से लीज पर ले सकते हो कुछ पीरियड के लिए, या प्लेबिसाइट करके, प्लेबिसाइट मतलब लोग वोटिंग करेंगे कि हाँ मैं इनके साथ मर्ज होना चाहता हूँ, इस कंट्री के साथ। तो ये सेशन है, इसको फिर बोलते हैं। अब देखिए गिफ्ट की बात है,
आपको याद है बॉम्बे को बॉम्बे किंग चार्ल्स, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स टू को पोर्तुगीज ने गिफ्ट में डॉरी में दिया था। पता है पोर्तुगीज किंग ने अपने बेटी कैथरीन की जो मैरिज जो है 1662 में किंग चार्ल्स टू से करवाया, किंग चार्ल्स ब्रिटेन के किंग चार्ल्स टू से, और बॉम्बे को बोला बॉम्बे ये आपको दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, मतलब गिफ्ट मतलब डॉरी में, दहेज में दे दी। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ये आएगा ये चीज। तो 1662 में गिफ्ट में डॉरी में दिया। फिर वो जो ब्रिटेन को मिला, ब्रिटेन गवर्नमेंट को यानी किंग को, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम 10 पाउंड मुझे देना साल का, और ये इस पर तुम बिजनेस करो अपना, क्योंकि ये बॉम्बे मेरा है, बॉम्बे हमें गिफ्ट में मिली है। अब पोर्तुगीज का उस समय कंट्रोल तो था इंडिया के बहुत सारे टेरिटरी पर। ये मैंने ऐसे बता दिया, जब ये गिफ्ट की ऐसी बात हुई, वो पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मैंने बोल दिया है, जब वहां पढ़ोगे तो आप थोड़ा याद आएगा, हाँ कभी चर्चा ऐसा किया गया था। तो ये है ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कैसे? तो कहते हैं ही दे तो अनऑक्युपाई, अभी तक किसी रिकॉग्नाइज मतलब किसी रिकॉग्नाइज रूलर ने उस कोई टेरिटरी को ऑक्युपाई नहीं कर रखा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। छोटे छोटे या तो कह सकते हो ट्राइबल्स हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग किंग ऐसे, या कोई रिकॉग्नाइज रूलर किंग या प्रिंस जो भी हो, या जो भी कहो, वो उसको ऑक्युपाई नहीं कर रखे हो। तो ऐसे केस में आप उसको ऑक्युपाई कर सकते हो कि भाई अब उसको मेरे अंडर रहेगा, अब मैं अपना एडमिनिस्ट्रेटर रख के या लेफ्टिनेंट गवर्नर रख के या कोई ऑफिसर रख के मैं उसको एडमिनिस्टर करूंगा। एंड कन्क्विस्ट और सब्जुकेशन। कन्क्विस्ट मतलब जीत कर, अब सब्जुकेशन मतलब उसको पराजय करके, अधीन करके, मतलब वार करो, लड़ो, जीतो, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे प्रोविजन है। अब देखें, जो पहले भी कई बार चर्चा हुआ कि इंडिया एक्वायर्ड, जो इंडिया पोर्तुगीज से क्या क्या एक्वायर किया, फ्रेंच से क्या एक्वायर किया, तो ईयर है, ईयर आपको ईयर जानने की जरूरत है। फ्रेंच के मैंने पौंडीचेरी के बारे में अभी बताया ना, 1954। फिर देखें यहां याद रखना, दादर एंड नगर हवेली को 1954 में, 54 में दो 1954 में पुडुचेरी एंड दादर एंड नागर हवेली, एंड गोवा एंड दमन एंड दीव कब? उसके 54 के बाद 6 नहीं 7 साल बाद 1961 में। तो पोर्तुगीज का इस पर भी था और दादर एंड नागर हवेली पर ही, लेकिन पोर्तुगीज को हमने पहले साइड 1954 में पहले दादर एंड नगर हवेली से साइड किया, एंड गोवा एंड दमन दीव से किया उसके 7 साल बाद। कभी रुको वहां रहने देते हैं, 7 साल बाद गोवा एंड दमन दीव से हमने पोर्तुगीज को साइड किया। ये और बात है कि वो लोग, उनको हमने पुलिस से या कैसे भी खदेड़वाया, लोगों के द्वारा ही थोड़ा विद्रोह करके भगवाया। लेकिन पोर्तुगीज जो है जाने के बाद भी, जैसे अभी तक कैसे है कि हमारा पीओके वाला जो एरिया है हम उस पर ऑक्युपाई नहीं किए हुए हैं, हमारे ऑफिसर हमारे लोग वहां नहीं है, ठीक है, हम शासन नहीं चला रहे हैं, लेकिन क्लेम करते हैं ना, या पेपर पर मेंशन करते हैं कहीं कि वो मेरा एरिया है। तो वो ऐसे उस समय पोर्तुगीज भी क्लेम करते रहे हैं कि ये गोवा दमन दीव ये सब दादर नगर हवेली ये मेरा है, ये पोर्तुगीज एरिया है। बाद में मैं बताऊंगा कि हाँ, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, ट्रीटी हुई कि हाँ ओके, जो अपना क्लेम जो है वो सीट छोड़ दिया कि ठीक है इंडियन टेरिटरी में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब इंडियन टेरिटरी है। तो वो बाद में मैं अभी डिस्कस करूंगा, छोटी मोटी बात है, कोई बड़ा चीज नहीं। तो ये है। अब देखें, अब चलते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 1 उतना देर से डिस्कस हो रहा था, आर्टिकल 2 में है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब ये देखो, एडमिशन और एडमिशन का मतलब होता है दाखिला कर लेना, होता है ना, एडमिट करना। स्कूल में एडमिशन हुआ कि नहीं, स्कूल में भर्ती हुई, पेशेंट एडमिट हुआ है नहीं, पेशेंट भर्ती हुआ है नहीं, स्कूल में एडमिशन कराना, स्कूल में दाखिला करवाना है, भर्ती करवाना, जो एडमिट करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, या नया स्टेट को स्टैब्लिश कर देना, बनाना। पहले से स्टेट नहीं हो लेकिन नया स्टेट फॉर्म करना या स्टैब्लिश करना, ऐसे बोला गया है। तो इंपावर्स पार्लियामेंट टू, अब देखें, एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर लेना,
न्यू स्टेट, नया स्टेट, एग्जाम्पल जैसे सिक्किम। सिक्किम जो था वो हमारे यूनियन टेरिटरी का था, पार्ट नहीं, मतलब हमारे यूनियन उसमें क्या था, इंडिया का पार्ट नहीं था। वहाँ चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी, वो एक प्रिंसली स्टेट था। इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब तक वो इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ था, तो इंडिया ने उससे एक्वायर किया। इसके बारे में जो स्टोरी है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा ऐसे। तो इतना अभी तक जान लेना है कि 1975 में सिक्किम इंडिया के साथ मर्ज हुआ और इसको स्टेट रूट का दर्जा दिया गया था। तो एक न्यू स्टेट थी हमारे कंट्री में, मतलब 1975 में इसको मर्ज किया गया, तो एडमिट कर दिया गया। कहने का मतलब एडमिट कर लिया। अब इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। देखिए, आप देखें, जो स्टेट को एडमिट किया दोनों नया स्टेट थे। एडमिट किया पहला वो नया स्टेट, एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, ये भी मतलब कहीं ना कहीं कि ये दोनों स्टेट एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, ये ऑलरेडी पहले से स्टेट थे, ठीक है। और इस्टेब्लिश, ये स्टेट पहले से नहीं है, स्टेट क्या इस्टेब्लिश करना है। टेरिटरी जगह, वो जमीन, वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई स्टेट नाम का कोई कंसेप्ट वहाँ कुछ ऐसे नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको इस्टेब्लिश कराना, स्टेट नया बनाकर उसको इंडिया में ले लेना, तो वो कहलाएगा इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो कहते हैं बोथ रिलेट्स टू टू थिंग दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। सेम बात है कि दोनों यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है और उनको इंडिया में मर्ज करने की बात कही जा रही है। इंडिया में मर्ज करने के साथ या इंडिया के साथ मिलाने का बात कही जा रही है, और नया बनाकर जो नए टेरिटरी है जो स्टेट के रूप में नहीं है उसको स्टेट बनाकर इंडिया में ले लेना। तो ये हुआ। अब इस्टेब्लिश न्यू स्टेट वाला अभी तक इसका कोई मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद कोई ऐसा टेरिटरी, मतलब इंडिया की जोग्राफिकल टेरिटरी जो हमने बना रखी थी उसके बियॉन्ड कोई टेरिटरी जो थी, जो किसी कंट्री का अंडर नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको हमने स्टेट बनाकर अपने अंदर अपने यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दो जगह दिया ना, सिक्किम का। एक तो एक्वायर्ड टेरिटरी में भी आएगा कि एक्वायर्ड हुआ, जैसे दमन दीव, ये सब वो सब दमन दीव, ये सब को कहाँ से एक्वायर्ड, सॉरी दमन दीव पुडुचेरी से कुछ फ्रेंच से एक्वायर किया था हमने, कुछ इससे किससे एक्वायर किया, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज से एक्वायर किया। इसको एक्वायर नहीं किया। एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रेंच यहाँ थे, छोड़ के चले गए। वो चोग्याल डायनेस्टी और वहाँ के जो लोग हैं ना, प्रॉपर इसमें इंडिया में मर्ज होने के वो छोड़ के नहीं गए, वो वहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि चोग्याल डायनेस्टी कहीं चाइना की कोई डायनेस्टी थी, चाइना की डायनेस्टी, मंगोल की कोई डायनेस्टी थी, चोग्याल डायनेस्टी, और हमने उससे लिया और वो चोग्याल डायनेस्टी वहाँ अपना चाइना में जहाँ भी कहीं थे वहाँ तो गए, वहीं के थे। हमने उनसे ये सिक्किम को अपने ऊपर मर्ज कर लिया, ऐसा नहीं है। सिक्किम को एडमिट किया यहाँ, समझ रहे हैं वो थोड़ा सा अंतर। एक्वायर करना, किसी से एक्वायर किया, लिया हमने, कब्जा करके, लड़कर झगड़कर, पुलिस कंट्रोल करके। यहाँ खुद वो उनकी विल थी, लोगों की विल थी कि हमें इंडिया में मर्ज कर लिया जाए, तो हमने इंडिया में उनको एडमिट किया। ये है यहाँ, ठीक। तो ये थोड़ा मैप में मैं दिखा देता हूँ। इस मैप में आप देखोगे कि क्या है थोड़ा डिफरेंस। ये मैंने एक चंदरनगौर है, चंदरनगौर आप पढ़ोगे एंग्लो फ्रेंच वार जब पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में, तो चंदरनगौर का ये जिक्र आएगा वहाँ। तो ये चंदरनगौर पर फ्रेंच का कंट्रोल था, ये भी फ्रेंच टेरिटरी थी। तो ये इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय के पास में ही फ्रेंच ने इस टेरिटरी को इंडिया में मर्ज कर छोड़ दिया इंडिया के लिए, लेकिन बाकी पुडुचेरी पर अपना कंट्रोल बनाकर ही रखा था। तो ये भी एक फ्रेंच टेरिटरी थी। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में आता है ये चंदरनगौर बोलते हैं, चंदरनगौर। और आप देख सकते हो दीव दमन, ये है दमन, ये दीव, दादर नगर हवेली। ये दादर नगर हवेली का जो बाउंड्री है ना, ये क्या है,
गुजरात, ये राजस्थान, यहाँ का रीजन क्या है महाराष्ट्र, और यहाँ का रीजन कर्नाटका। तो गुजरात और महाराष्ट्र के दोनों के साथ इसकी जो दादर एंड नागर की जो हवेली की जो बाउंड्री है ना मर्ज होती है दोनों स्टेट के साथ। दादर एंड नागर हवेली की जो बाउंड्री है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बीच में, ये गुजरात के टेरिटरी के बीच में है, इसकी जो बाउंड्री का ये इसके साथ भी अटैच है। किसकी बाउंड्री के साथ? महाराष्ट्र के साथ। ये इसलिए बताया, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, पहले भी क्वेश्चन दिखाया है तो कि महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है कितने कितने स्टेट के साथ या यूनियन टेरिटरी के साथ मर्ज होती है। फिर ये गोवा का लोकेशन आप देख लोगे, पोर्तुगीज है यहाँ। बाकी ये बता चुका हूँ पहले भी। प्रॉपर पुडुचेरी, ये पुडुचेरी के जो पार्ट्स है, कैरेकाल, ये माहे, और ये आपका यहाँ क्या था, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले दिखा चुका हूँ, तो आना चाहिए अपने आप नाम, पता है, आगे मैं दिखाऊंगा। लेकिन खुद से ऐसा नहीं है कि मैं जो दिखा रहा हूँ, पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी याद रखना है, उतना बार मैं बोल क्यों रहा हूँ। तो यनम बताया था मैंने। तो ये फ्रेंच टेरिटरी को इंडिकेट करता है, ये है जो कलर देख रहे हो आप, पोर्तुगीज टेरिटरी को। तो थोड़ा छोटा करके और दिखा दिया, तो ये है जी। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो सेम चीज जो यनम मैंने नहीं दिखाया था, यनम वो ये आंध्रा टेरिटरी के मतलब कह सकते हो कि आंध्रा की ज्योग्राफिकल जो टेरिटरी है उसमें यनम आता है। पौडुचेरी एंड कड़ैकाल कहाँ, तमिलनाडु वाले में। एंड एक और आपका जो हो गया कौन सा, माहे, कड़ैकाल केरला वाले में। तो ये है गोवा दिखा दिया। अब देखो ये मैप है, इस मैप में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये शायद मैंने पहले बता दिया था, ऐसे ABCD। तो एडमिनिस्ट्रेड बाय, ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, ये लद्दाख का रीजन है, ये जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी, ये C है, C चाइना है, अक्सर चाइना बोलते हैं, अक्सर चीन बोलते हैं। ये चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी है, पार्ट इंडिया का ही पार्ट है। यहाँ एक छोटी सी टेरिटरी आएगी, मैं बाद में बताऊंगा इसको। पाकिस्तान ने इस टेरिटरी को चाइना को दे दिया है। तो यहाँ पर जो छोटी टेरिटरी है इसका नाम खुद से फाइंड आउट करो, मैं बाद में फिर अभी आगे बताऊंगा। ये जो छोटी सी जो रीजन है, तो ये सिक्किम के बारे में मैंने पहले बता चुका था। थोड़ा ये पिक्चर ब्लड है, कोई बात नहीं है, ब्लड है, उससे मतलब नहीं, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है मेन चीज बात। टॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो बात है मैंने पहले भी बताया था, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आपको जानना चाहिए कि टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट के साथ या उसके आसपास के जो मेजर सिटी हैं कौन कौन से पास से गुजरती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं तो सारे आंसर आप ही को देना है। तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का हो चाहे हिस्ट्री का हो, स्टूडेंट तो सिविल सर्विस का है, बात वो है। तो पढ़ना तो है सबको, बच्चों को। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। पार्लियामेंट की पावर है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करे, पुनः संगठित करे फिर से। तो अब देखें इसमें है आर्टिकल 3 के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 3 क्या डिस्कस करता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया। घूम फिर के ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा इसमें नहीं बोलूँगा। अल्टरेशन ऑफ एरिया देख लो, जो एक्ट है ये एक्ट आपको जानने की जरूरत है, एक्ट नहीं आर्टिकल। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू, मतलब कहने का मतलब नया स्टेट का जो स्टेट है उसका एरिया को कम करना, ज़्यादा करना, किसी के साथ जोड़ना, किसी को घटाकर किसी और को दे देना, ऐसे ऐसे। तो जो भी है, जो स्टेट पहले से इंडिया में है उन्हीं स्टेट के कंटेक्स्ट में है, उन्हीं स्टेट को चेंज करने की बात कही जा रही है, उन्हीं स्टेट को रिऑर्गेनाइज करने की बात कही जा रही है। इससे पहले वाले में क्या हुआ था, नया स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी, ठीक है। इसमें जो स्टेट है उसी में चेंज करने की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ
टेरिटरी को सेपरेट करके, किसी स्टेट से किसी टेरिटरी को, किसी एक स्टेट छोटे से हिस्से को सेपरेट करके किसी और के साथ जोड़ दिया। यह है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। एरिया, किसी स्टेट को एरिया को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाने के लिए किसी और से ही तो लोगे ना एरिया। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, किसी स्टेट के एरिया को कम करने के लिए इसका पोर्शन काट को किसी और को दे दिया, या किसी और को ना दिया तो इसको काट के एक नया स्टेट बना दिया या नया यूनियन टेरिटरी बना दिया। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री को अल्टर करना, मतलब बाउंड्री जो लैंड मार्किंग है तो अल्टर कैसे होगा? इसको पोर्शन को छोटा करके कहीं से छोटा किया, ठीक है, और कहीं बड़ा कर दिया तो हुआ अल्टर। कम ना हुआ ना ज्यादा हुआ, सिर्फ अल्टर हुआ बाउंड्री। समझ रहे हैं ना? जो टेरिटरी है उसका कम नहीं हुआ या ज्यादा, सिर्फ बाउंड्री को अल्टर कर दिया है। किसी और को उससे लिया तो किसी और को दे भी दिया, ऐसे कहने का मतलब, तो अल्टर किया बाउंड्री को। एंड अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट को नाम को बदल देना। बार बार देखा है ना कैसे? पहले छत्तीसगढ़ को सॉरी उत्तरांचल, अभी क्या है उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल बोला जाता था। फिर अभी बोलते पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, नाम था ऐसे। और बहुत सारे आएंगे, पहले मद्रास था, उसको बाद में तमिलनाडु चेंज कर दिया गया। पहले मैसूर था, उसको कर्नाटका नाम रखा गया। फिर रिसेंट में ही आप देखोगे कि उड़ीसा को ओडिशा नाम रख दिया गया। तो ऐसे ऐसे नाम कैसे बहुत सारे स्टेट के नाम चेंज हुए हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और नाम क्या, अभी तो देखते हो कि बहुत सारे सिटी का नाम चेंज किया जा रहा है। इलाहाबाद को सॉरी पहले मुगल सराय को, मुगल सराय को अब नाम रख दिया गया क्या? पंडित मुगल सराय को नहीं, उनके स्टेशन को, प्लेटफॉर्म जो वहाँ एक रेलवे स्टेशन है उसको नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। वैसे इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको अब क्या बोलते हैं इलाहाबाद को? प्रयागराज। बहुत सारे स्टेट नहीं सिटी को ऐसे नाम चेंज करने का प्रपोजल रखा जा रहा है, वो तो किया जा रहा है। लेकिन सिटी, इस एक्ट पूरे स्टेट के नाम चेंज करने के लिए प्रोविजन दिया गया है, ना कि सिटी के लिए या टाउन के लिए या किसी आप डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। और ये भी जो ये सब किया जाता है मैं बता दूं, ये सिंपल प्रोसीजर इसके लिए है। स्पेशल मतलब आर्टिकल 368 जो है उसके जरिए जो स्पेशल प्रोविजन जो स्पेशल प्रोविजन के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट की जाती है, वो प्रोसेस यहाँ अपनाने की जरूरत नहीं। ये चीज़ सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, वहाँ स्पेशल मेजॉरिटी, ये सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ये चीज़ें किया जा सकता है या किया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी जानते हो, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। पहले भी बता चुका हूँ। मतलब तो अब देखिए आर्टिकल 3 के बारे में भी ये आगे डिस्कस करता हूँ कि ये आर्टिकल 3 दो कंडीशन पुट टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड। तो ये है बिल फॉर द एबव पर्पस। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल फॉर द एबव पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस एंड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पहले रिकमेंडेशन जरूरी चाहिए, सिफारिश चाहिए, प्रेसिडेंट से पहले परमिशन एक तरह से कहने का मतलब लेनी है, तभी किसी स्टेट को ये सब नाम चेंज करनी है या बाउंड्री चेंज करनी है या नया स्टेट को क्रिएट करना है, तो ही उस बिल को आप लोकसभा या राज्यसभा में ला सकते हो, लाया जा सकता है। ये है। अब है बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, प्रेसिडेंट को अगर बिल को रिकमेंड करना है, ठीक है, उस पर सिफारिश मंजूरी देनी है, तो उस बिल को पहले कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में उस बिल को भेजेगी कि आप इसका ओपिनियन, आपका व्यू क्या है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। और इतना पीरियड तक एक टाइम डिसाइड करे कि आपको विद इन 1 मंथ, 15 डेज, 20 डेज, व्हाटएवर, उसमें आपको अपना ओपिनियन देना है। कि जैसे कि मान लीजिए कि बिहार को डिवाइड करके झारखंड बनाना था, ठीक है, तो बिल को पहले बिहार असेंबली में भेजा जाएगा
और उनसे पूछा जाएगा कि ऐसे डिवाइड करने वाले आपका क्या ओपिनियन है। ओपिनियन मतलब देंगे कि हम चाहते हैं, नहीं चाहते, चाहते हैं तो हम इतना एरिया चाहते हैं कि झारखंड को मिले, इतना एरिया बिहार को मिले, झारखंड को इतना एमएलए हो, बिहार को इतना हो, कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन। अपना रिकमेंडेशन कुछ है, अपना कुछ ओपिनियन है तो दीजिए, एक तो ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड्स, देखिए, द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग, मतलब कहने का मतलब एक तो कुछ सेम बात है कि बनाने का पावर पार्लियामेंट को पावर है, और प्रेसिडेंट को ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो व्यू दिया है ना, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई व्यू दिया है तो उस व्यू को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, उनकी मर्जी, ना भी कर सकती है। भले उनसे ओपिनियन लेने के लिए पूछा गया, लेकिन तुम हाँ बोलो चाहे ना बोलो, चाहे तुम कुछ बोलो, चाहे करेंगे तो हम अपनी ही, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेट के बाउंड्री को मैंने पहले ही बताया था ना कि हमारा स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टिबल, यूनियन इन डिस्ट्रक्टिबल, यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, पूरे कंट्री को, स्टेट को तोड़ा जा सकता है। यूएसए में क्या है कि स्टेट जो है उनका, वो भी जैसे यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट को वहाँ की पार्लियामेंट या वहाँ की सरकार ऐसे तोड़ नहीं सकती, एक एग्रीमेंट होके वो यूएसए का पार्ट बने हैं। तोड़ने के लिए स्टेट का भी परमिशन चाहिए वहाँ, यहाँ स्टेट हाँ बोले चाहे ना बोले डिवाइड कर देंगे या एरिया छोटा कर देंगे या एरिया बड़ा कर देंगे। तो ये है घूम फिर के जो बातें हैं लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है सब, मतलब ये सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक। तो अब देखें, जब वो बिल स्टेट ने हाँ बोला या ना बोला, जब बिल पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, बिल वोटिंग होगी, बीच में कुछ चेंज करने का प्रपोजल कोई मिनिस्टर कोई मेंबर लाएंगे या चेंज किया जाएगा, तो कुछ चेंज किया गया, उस मैटर को दोबारा फिर स्टेट में भेजना कि हमने ऐसे इस बिल में चेंज कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, कोई जरूरी नहीं है, ना भेजा जाता है। इस बात को ये बोला गया। यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में वहां लेजिस्लेटिव असेंबली भले ही है तो भी यहाँ से मत कहा जा, देखिए कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो डिफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर टू ascertain its view and parliament can itself take any action as it deems fit। तो स्टेट यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में कोई भी डिफरेंस उनके पास नहीं भेजना है, उनका ओपिनियन नहीं लेना है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का या काउंसिलर मिनिस्टर का या असेंबली का कहो, पार्लियामेंट यूनिलैटरली जैसे चाहे अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। ये तो ये है टेरिटरी इंटीग्रिटी की बात मैंने बता दी, डिस्ट्रक्टिबल ये भी बात बता दी, यूएसए वाली बात बता दी। तो कुछ नहीं, जो मैंने बोला वो सब यहाँ मेंशन है, देखना चाहो लिखना चाहो तो देखकर आराम से आप नोट कर लो जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। तो चलते हैं आर्टिकल 4 पर। देखिए आर्टिकल 4 क्या है कि लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 and 3 के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कंसिक्वेंटियल मैटर्स मेंशन। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 2 and 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 2 में नया स्टेट बनने की बात कही गई ना, नया स्टेट इस्टेब्लिश करने के बाद, नया स्टेट मिलाने के बाद, आर्टिकल 3 में जो स्टेट है उसको एरिया चेंज करने की, मर्ज करने की, कम करने, छोटे करने, बाउंड्री करने, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमें जब इम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, नया स्टेट बनेगा। तो हमारा शेड्यूल 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, कितना तक उसका टेरिटरी होगा, कौन कौन से स्टेट होंगे, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी होंगे, शेड्यूल 1 में मेंशन है। तो जब नया आएगा तो शेड्यूल 1 में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, नया स्टेट को इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है कि राज्यसभा को क्या है, कितने सीट, अपर हाउस को कितने सीट दी जाएगी, मतलब अपर हाउस में डिफरेंट स्टेट को कितने सीट मिलेगी। नया स्टेट क्रिएट होगा तो उसको भी तो सीट दिया जाएगा ना, तो उसमें भी चेंज करना होगा। तो वो चेंज किस आर्टिकल में प्रोविजन है उसके लिए मेंशन, आर्टिकल 4 में ये है। तो आगे चलते हैं। अब यह देखें सप्लीमेंटल मतलब होता है क्या सप्लीमेंटल
इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर। सप्लीमेंटेड मतलब कहने का मतलब उस प्रोविजन को सपोर्ट करने के लिए, कुछ और सप्लीमेंट करने के लिए कहने का मतलब होता है सप्लीमेंटल मतलब अनुपूरक। अनुपूरक मतलब ये उसके अनुपूरक है, इसको करने के लिए ये चीज चाहिए, तो वो हुआ सप्लीमेंटल। इंसिडेंटल मतलब उससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो इससे जुड़ा हुआ मैटर वो कहलाता है इंसिडेंटल। और कंसिक्वेंटल मतलब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ और भी चाहिए, परिणामिक कहते हैं, परिणामिक बातें, तो वो होता है कंसिक्वेंटल मैटर। ये वर्डिंग है, ऐसा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ कंसेप्ट है उस कंसेप्ट जानने की कोशिश करो। तो ये देखें, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 में जो है बता दिया, उसमें लॉ बना सकती है। 3 में भी क्या क्या न्यू स्टेट का बना सकती है, which contains such provision for the amendment of फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल के बारे में बता दिया क्या है। एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सप्लीमेंटरी मतलब पार्लियामेंट को पावर है कि ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट फोर्थ शेड्यूल में चेंज कर सकती है, और फर्दर कोई कानून बनाने की जरूरत है, इससे कोई हुआ इसको सप्लीमेंट इसको और हेल्प करने के लिए, या इसके बाद और कानून की जो कोई जरूरत पड़ती है तो उसको बनाने का राइट पार्लियामेंट को है। घूम फिर कर ये सब बातें हैं यहाँ, ठीक। अब है नो सच लॉ टू बी कंसीडर एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, यानी जो भी ये अमेंडमेंट करना है तो सिंपल किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी के जरिए। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है तो आर्टिकल 368 के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 368 कोई भी चेंजेज आर्टिकल 368 को फॉलो करते हुए आपको करना है, यानी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा करना है। यानी कहने का मतलब सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ये चेंज किया जा सकता है या कर सकती है, ये राइट है पार्लियामेंट को। ये सब बातें थी और कुछ ज्यादा नहीं, तो दिखने को लंबा चौड़ा है। ये जो आर्टिकल जो मैंने 1 2 3 4 बताया इस समरी के फॉर्म में ये है, इसको कम से कम याद रखो कि पूरा लैंग्वेज वो सब याद नहीं रहने वाला है, मैं क्लियरली बता दूं। ठीक है, हाँ इतना रहेगा कम से कम। आर्टिकल 1 में ये था, आर्टिकल 2 में ये था, आर्टिकल 3 में ये था, मैंने बताया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की। आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 में चेंज करने की बात। आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया डेट इज भारत बिल, क्या सेल कंप्राइजेज बिल भी कौन कौन सा होगा, उसमें स्टेट की बात, यूनियन टेरिटरी की बात कही गई थी, एंड सच अदर टेरिटरी विच विल बी एक्वायर्ड उसकी बात कही गई थी। फोर्थ में जो बताया कि अभी चर्चा किया कि इसको 2 और 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए शेड्यूल 1 में 4 में चेंज करना है या उससे रिलेटेड कुछ भी कानून, तो उसके लिए जो मैटर है वो आएगा रिलेटेड मैटर आर्टिकल 4 का पार्ट। तो इतना कम से कम घूम फिर के उतनी सारी बातें का मतलब ये है। तो बाद में उतनी लंबी चौड़ी लिखने वक्त याद न रहेगा, लेकिन इतना भी कम से कम याद हो, पता रहना चाहिए, तो आप लिख दोगे। अब देखिए, रीजन फॉर सच लिबरल पावर गिवन टू नेशनल गवर्नमेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। क्यों ऐसा लिबरल मतलब स्वतंत्र पावर या स्वायत्त पावर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या नेशनल गवर्नमेंट को कि भाई स्टेट को आप अपने तरीके से रीऑर्गेनाइज बाद में कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स 26 जनवरी 1950 तक सब तैयार हो गया, सब इनफोर्स हो गया, उसके बाद ये सब करने का राइट है ना। उसके बाद इंडिया सेंट्रल को, पार्लियामेंट को जो बोलो, क्यों ऐसा दिया गया, रीजन क्या था कि सिंपल तरीके से किया जा सके ताकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी में उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा कम से कम क्या है कि गवर्नमेंट की ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए, जिसकी सरकार है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। साथ साथ कुछ उसमें भी ऐसा है कि मोर देन हाफ ऑफ स्टेट का कंसेंट चाहिए। तो वहाँ की इंडिया में जो उतने स्टेट हैं उसमें से बहुत सारे स्टेट के साथ उनका तालमेल है नहीं है, पंगा है, तो ऐसे उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अमेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी तो आसानी तरीके से हो जाती है, जिसकी गवर्नमेंट है वो चाहे तो सिंपल मेजोरिटी क्या उनकी मेजोरिटी है तो आसानी से कर देगी। लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भाई रहती है, नहीं तो ना भी रहे तो थोड़ा सा कहीं डिफरेंस होता है ना। तो ज़्यादातर केस में जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है
तो उनकी राज्यसभा में अच्छी खासी सीट उनकी भी रहती है, या तो मेजोरिटी से हाफ मेजोरिटी से ज़्यादा हो, अगर कम है तो बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होता जनरल। बाकी लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, समझ में आना, क्या न्यूज में देखते रहते हो क्या है कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें ऐसा समझाने का। तो देखें कहा जाता है क्या कि जब ग्रुपिंग किया गया था, देखो सिंस ग्रुपिंग ऑफ द प्रोविंसेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द, जो 1935 एक्ट के द्वारा जो ग्रुपिंग स्टेट का किया गया था उस समय था क्या था, गवर्नर प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट तो थी ही, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। तो वो किस बेसिस पे किया गया था, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बेसिस पर कि जैसे पहले से चला आ रहा है उसको, ये सब राजा रूल करते थे पहले से, या एक साथ उनका मिल जुलाप रहा है तो उनको एक प्रोविंसेस में या अपने उनको रूल करना है, या उनको कहाँ कैसे लेफ्ट अपना उनके पास भी क्या होता था जैसे वाइसराय या गवर्नर, तो अपने कन्वीनियंट के अनुसार से पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से उसको उसमें चेंज किया, अपने हिसाब से उन्होंने बनाया। तो उन्होंने कल्चर के आधार पर कि एक कल्चर वाले लोग ऐसे एक कल्चर वाले हैं, एक लैंग्वेज वाले हैं, या आप कह सकते हो कि एक सोसाइटल रहने का तरीका एक तरीके सा है, तो उनके आधार पर एक स्टेट बनाया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, ये सब चीज़ से उनको मतलब भी नहीं था। उनको मतलब था कि हम अच्छे से कैसे अपना यहाँ रूल करें, एडवांटेज ले, फायदा ले, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करें, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ में, और वो प्रॉफिट अपने कंट्री में भेजे, मतलब कंट्री मतलब यूके में और इंग्लैंड में। इस बेसिस पर डिवीजन नहीं हुआ। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है, तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा, और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो
चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेन रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा है, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @ओके एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001021620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।